आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एक ई कॉमर्स वेब ऐप बनाना है तो उसका क्या टेक स्टैक होना चाहिए। बहुत सिंपल सा आंसर है कि भैया मर्न पे बना देंगे, MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट नोड, बट ऐसा नहीं है बाबू। बहुत सारी चीजें लगती हैं एक ई कॉमर्स ऐप को बनाने के लिए। कैसे कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर आपने ऐसा एक ऐप बना लिया जिसमें ये सारे स्टेप्स आपने किए तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे और साथ साथ आपकी जॉब की जर्नी जो है, करियर की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा ऐप बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो आइए देखिए क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज तो ये करनी है, एक फ्रंट एंड बनाना है। ये तो आपको पता ही है, हमने कई बार बात भी की है कि फ्रंट एंड बनाना है। और फ्रंट एंड में आपको क्या चाहिए? पहली चीज आपको चाहिए जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के स्टैक पर ही आप कुछ बिल्ड कर रहे हो। उसके बाद आपको चाहिए रिएक्ट। जो भी आप ऐप बना रहे हो, जितना कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा है वो सब रिएक्ट हैंडल करेगा। रिएक्ट कैसे हैंडल करेगा? रिएक्ट हैंडल करेगा रिडक्स के साथ। रिडक्स क्या है? रिडक्स है स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो रिएक्ट के साथ साथ चलती है। तो ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, पहले जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और रिडक्स। आप रिडक्स नहीं यूज करके कोई और भी यूज कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रिडक्स यूज कर लो। रिडक्स सबसे वाइडली यूज्ड है आज भी और काफी ज्यादा डिमांड रहती है उसकी। चौथी चीज फ्रंट एंड के अंदर आपको चाहिए होती है रिएक्ट राउटर। ये किस लिए? क्योंकि यार अगर आप एक पेज पर हो जहां पर प्रोडक्ट लिस्टिंग है और वहां से आपको कार्ट पे जाना है तो कैसे जाओगे? ये सारे पेजेस अलग अलग राउट से कनेक्टेड रहते हैं और क्लिक करके आप यहाँ से वहां से वहां जाते हो राउटर के थ्रू। तो आपको रिएक्ट राउटर आना चाहिए। तो फ्रंट एंड के लिए आपको चार चीजें चाहिए, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, रिडक्स और रिएक्ट राउटर। सेकंड, अब बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट की। फ्रंट एंड हमने थोड़ा बना लिया, बैकएंड में हम क्या करेंगे? बैकएंड में हम यूज करेंगे Node.js। Node.js पे हम यूज करेंगे एक्सप्रेस। एक्सप्रेस बहुत ही सिंपल है, एकदम साधारण से एपीआई लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। होस्ट करने के लिए एक्सप्रेस और Node.js भर भर के चीजें हैं। हिरोकू पे कर सकते हो, रेपल पे कर सकते हो, कहीं भी, क्योंकि ये एक टॉय प्रोजेक्ट है। अभी तुम्हें जरूरी नहीं है कि उसे बहुत अच्छी जगह होस्ट करे, तो यहाँ भी कर सकते हो। सीरियस हो तो अज्योर ऐप सर्विस है, AWS बीनस्टॉक है, बहुत सारी जगह है जहां आप इन बैकएंड को होस्ट कर सकते हो। हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़े विस्तार से, लेकिन बैकएंड के लिए आपको चाहिए नोड, एक्सप्रेस और SQL। अब आपको कि भैया मर्न की बात करते हैं, MongoDB ना करे, SQL करे। देखो ऐसा है कि MongoDB या मर्न का एक समय बड़ा बोलबाला था, लेकिन अब SQL पे काफी ज्यादा लोग वापस आ गए हैं, ठीक है। और SQL की डिमांड भी बढ़ी हुई है और SQL आसान भी है सीखना, क्योंकि आपको ढेर सारे भर भर के ट्यूटोरियल मिल जाते हैं। तो इसलिए अगर बैकएंड करना है तो आई वुड सजेस्ट दिस, जिसमें मर्न का मोंगो को MySQL से रिप्लेस कर दीजिए। है अभी भी मर्न स्टैक, MySQL, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, तो आपका फ्रंट एंड और बैकएंड इनसे हो जाता है। आगे देखते हैं। तीसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, SQL बनाना, लेकिन कौन सा डेटाबेस यूज करें? तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पोस्टग्रेस बहुत प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज कर लीजिए। और उसके साथ साथ सिक्वेलाइज यूज कर लीजिए। सिक्वेलाइज क्या है? सिक्वेलाइज एक ORM है। बोलो भैया ORM ये क्या वर्ड फेंक दिया? कुछ खास नहीं होता। ऐसा होता है कि आप रॉ क्वेरी लिखते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, तो ये एक तरीके से क्वेरी है जो आप डेटाबेस में डायरेक्टली भेज सकते हो Node.js के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। लेकिन जब आप ORM लिखते हो तो आपका जो डेटाबेस है उसका एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग हो जाता है। बेसिकली ये होता है कि जो डेटाबेस है उसको अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो कैसा होगा? जैसा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में वैल्यूज ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, वैसे आप कर सकते हो। एक आपको जो जावास्क्रिप्ट इंटरफेस की आदत है वो इंटरफेस मिल जाता है, आपको सीक्वल में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो सिक्वेलाइज बहुत ज्यादा यूज होता है, ये भी वेल नोन टूल है। तो अगर आप ये दोनों चीजें यानी कि पोस्टग्रेस और सिक्वेलाइज यूज करते हो तो आपका काम काफी हद तक बन जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट का भी। तो क्या हुआ? आपने फ्रंट एंड बना लिया, बैक एंड बना लिया, डेटाबेस मैनेज कर लिया, बढ़िया से आपका ऐप रेडी है। लेकिन एक ई कॉमर्स ऐप में या किसी भी ऐप में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सोचो, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। ये क्या बला है? अरे ये वो बला है जिसमें आप लॉगिन करते हो, ईमेल डालते हो, फोन नंबर डालते हो, डिटेल्स डालते हो, तो आपके अकाउंट आपको दिखता है, आपके एड्रेसेस आपको दिखते हैं, आपके ऑर्डर्स आपको दिखते हैं, किसी और को नहीं दिखते हैं। होता है ना, उसको प्राइवेसी है ना वहां पे। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए दो चीजें हैं। एक है JWT, जिसको कहते हैं जेसन वेब टोकन। इसको बहुत भर भर के यूज किया जा रहा है पिछले कई सालों से। तो JWT यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपको सेशन मेंटेन करना होता है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता और REST API जो है वो आराम से काम कर पाता है। दूसरी चीज है पासपोर्ट.js पूरे की पूरी एक लाइब्रेरी है जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैनेज कर देती है आपके लिए। तो आपको द इंट्रिकेसीज ऑफ JWT और सेशन मैनेजमेंट और टोकन मैनेजमेंट, इन चीजों में नहीं घुसना पड़ता और बहुत सिंपली आपका सेशन और टोकन मैनेज हो जाता है डेटाबेस के साथ। तो अगर ये दोनों चीजें आप कर लेते हो यूज, तो आपका ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपकी ई कॉमर्स हो गई है रेडी, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अब क्या करना है?
अब उसमें पेमेंट की सुविधा भी होनी चाहिए। देखो ये ऑप्शनल है, हो सकता है तुम नहीं चाहो पेमेंट की सुविधा क्योंकि एक टॉय प्रोजेक्ट है, हो सकता है चाहो तो आपको जैसा सही लगे वैसा कर लेना। लेकिन अगर करना है तो रेजर पे की एपीआई यूज कर सकते हो बहुत आराम से, और भी ऐसे पेमेंट प्रोसेसिंग सबकी एपीआई आती हैं। अगर तुम किसी की एपीआई यूज करते हो और अगर टॉय प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो तो उसके टॉय एपीआईज भी आते हैं, उनको यूज कर सकते हो। इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है, कैसे पेमेंट प्रोसेस करते हैं, डेटाबेस में कैसे टोकन डालते हैं, हुक्स को कैसे कॉल करते हैं, पेमेंट पेज पे कैसे ले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पेमेंट की एपीआई कैसे कॉल करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो बड़ा मजेदार चीज है अगर सीखना चाहो तो। पर ये कर लोगे दुनिया के सारे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट एक तरफ और तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा स्टैंड आउट करेगा। देखो इनमें से कई टॉपिक्स पे वीडियोस बन गए हैं, कई पे नहीं बने हैं। जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए इस पूरे 13 के लिस्ट में, वो कमेंट में जरूर बताते जाना मुझे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर से डालना। 6 है सर्वर डिप्लॉयमेंट। देखो सर्वर डिप्लॉयमेंट आजकल तो बहुत सिंपल हो गया है ना। आप गिटहब एक्शन से बस लगा दो AWS को या लगा दो अज्योर को, तो ऑटोमेटिक सर्वर डिप्लॉय हो जाता है और आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहां भी अगर आप चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। आप एक अपना EC2 इंस्टेंस लेकर, अपना एक बेयर मेटल इंस्टेंस लेकर आप उसके ऊपर इंजनएक्स लगा सकते हो, PM2 लगा सकते हो, खुद से अपना सर्वर चलाकर देख सकते हो, उसमें प्रॉक्सी सेटअप कर सकते हो। तो ये सब चीजें अगर करोगे तो और भी आपका जो अपना नॉलेज है वो और ही बढ़ जाएगा। अगेन ऑप्शनल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले जो चीजें बताई वो पहले कर लेना है, उसके बाद ये चीजें करनी है। 7वीं चीज पे आते हैं, अगर आप ये सब कर रहे हो तो अब आप टेस्टिंग क्यों ना कर लो, थोड़ा क्वालिटी एश्योरेंस क्यों ना कर लो। और टेस्टिंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं बैठ के टक 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 टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, ऑटोमेट कर दो टेस्ट को। और ऑटोमेट करने के लिए जेस्ट एक बहुत ही सुपर डुपर लाइब्रेरी है। हर कोई, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, कोई भी हो, हर कोई जेस्ट ही यूज करता है। तो आप जेस्ट थोड़ा सीख सकते हो और थोड़े यूनिट टेस्ट उसमें लगा सकते हो। जब यूनिट टेस्ट लिख लोगे तो इंटीग्रेशन टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद आप साइप्रेस या प्लेराइट सीखकर E2E टेस्ट भी लिख सकते हो। अगर आप टेस्ट लिखते हो अपने ऐप के ऊपर तो बहुत ज्यादा मतलब इंप्रेस हो जाएगा आपका रिक्रूटर या आपका हायरिंग मैनेजर, क्योंकि आमतौर पे कोई भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं लिखता। 8वीं चीज है वर्जन कंट्रोल। हालांकि मैं शुरू से ही कहता हूं कि आपको अपना कोड गिटहब पे डालते रहना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको थोड़े अच्छे से डालते हो, इस पे एक पूरा वीडियो ही बनाया था कि गिटहब को कैसे बेहतर करे। अगर आप उसको अच्छे से डालते हो, उस पर रीडमी डालते हो, PR लगाते हो, टैग्स लगाते हो, उसके कमिट के मैसेजेस सही से करते हो, जो भी मैंने उस वीडियो में डाला, अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका प्रोजेक्ट और भी साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, जब भी कोई हायरिंग मैनेजर तुम्हारा प्रोजेक्ट देखेगा, एक बार तो उसने प्रोजेक्ट देखा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे से बनाया है, ऑथराइजेशन भी डाला है, वाओ, पेमेंट फ्लो भी है, वाओ, अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा होस्टिंग भी खुद से किया, अरे वाओ। और उसके बाद वो बोला चलो अब देखते हैं इसका कोड कैसा। और कोड भी जब वो गया तो बस बेतरतीब फाइल रखे हुए हैं, गंदी तरह से सब कुछ, और ना किसी फाइल का नेमिंग सही है, ना किसी कमिट का नाम सही है, ना कमिट के टैग्स है, ना रीडमी है प्रॉपरली। तो बोलेगा कि अच्छा ये वो वाले इंसान है जो बाहर तो बड़े सुंदर सुंदर रखते हैं लेकिन अपना रूम बड़ा गंदा रखते हैं। तो इनके साथ किसी और को रहने में बहुत दिक्कत होगी। तो किसी और के रहने का क्या मतलब होता है कि यार आपके साथ आप अकेले तो काम नहीं करोगे, आपके साथ 5 डेवलपर, 8 डेवलपर, 10 डेवलपर और काम करेंगे। तो आपका ये जो घटिया सा कोड है, जो गंदा सा रूम आपने रखा है, इस पे किसी और के काम करने में बहुत मुश्किल होगी। तो अगर आप इतने दूर तक आ गए हो, सोचो इतनी मेहनत कर ली है, तो फिर अच्छे से वर्जन कंट्रोल भी कर लो, अच्छे से गिटहब भी कर लो, अच्छे से गिट भी कर लो, और उस चीज में भी अपने आप को स्टैंड आउट कर लो। तो अब आपका रिक्रूटर बहुत इंप्रेस हो गया है। अब रिक्रूटर बोल रहा है यार इसने तो कोड वोड भी सही लिखा है, फाइल नेमिंग भी सही की है, अब चलो फोल्डर में घुसते हैं, अब चलो कोड देखते हैं। कोड देखने जाएगा तो क्या पाता है, अरे यार इसने मतलब बाकी सब तो ठीक था, लड़के ने तो बढ़िया अच्छा काम किया था, बट ये फिर क्या कर दिया, ये इसने गलत गलत प्रैक्टिसेस यूज कर ली हैं, कोड का फॉर्मेटिंग सही नहीं है, कहीं पे सेमीकोलन है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे ब्रैकेट्स हैं प्रॉपरली, कहीं पे नहीं है, कहीं पे 4 स्पेसेस है, कहीं पे 2 स्पेसेस है, कहीं पे टैब्स है। अरे ये क्या कर रहा है ये लड़का। तो ये चीज में मत फंसना। इसमें नहीं फंसने के लिए आती है 9वीं चीज, कोड फॉर्मेटिंग एंड लिंटिंग। तो आपको प्रिटियर और ESLint, ये 2 टूल्स हैं, इनको यूज करना बहुत जरूरी है। इनको यूज करके जितने भी एरर्स आए प्रिटियर के सारे रिजॉल्व कीजिए बैठ के, ESLint के जितने भी एरर्स आए सारे रिजॉल्व कीजिए बैठ के, समझिए कि भाई ये क्यों एरर्स आ रहे हैं। और उनको एरर्स तो कहते भी नहीं क्योंकि वो फटता नहीं है आपका कोड, लेकिन जब आप घड़िया कोड लिखते हो और वो कोई देखने पहुंचता है तो उसका दिमाग जरूर फट जाता है। 10वीं चीज है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, गिटहब एक्शंस। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। जरूरी नहीं कि डिप्लॉयमेंट आप जब शुरू में कर रहे हो बैकएंड तो आप उस समय गिटहब एक्शंस वगैरह सब सेटअप करो, नहीं, पहले प्रोजेक्ट बना लो, जब प्रोजेक्ट बन जाए तो गिटहब एक्शन सेटअप कर दो। उससे क्या फायदा होगा, अब क्या है, आपका रिक्रूटर आपका कोड देखकर भी बहुत खुश है, वो गिटहब एक्शंस के टैब पर क्लिक करता है और इस तरह यार बड़े अच्छे से इसने सब कुछ सेटअप करके रखा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब भी कोई बग आएगा
कोई फीचर आएगा, आप जब उसको पुश करोगे तो अपने आप चक्की चलेगी और चल के आपका कोड पैकेज होके बिल्ड बनकर प्रॉपरली डिप्लॉय हो जाएगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भी नहीं। तो ये एक बहुत पावरफुल चीज है ना कि आप अपने वर्जन कंट्रोल के साथ साथ अपना डिप्लॉयमेंट भी एक्टिवेट कर दियो, और ये भी अधिकतर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ये करोगे तो बहुत स्टैंड आउट करोगे। 11वीं चीज है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। आपने बैकएंड लिखा था, आपने बहुत कुछ किया, अब जो बैकएंड आपने लिखा है उससे क्या करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये फिर वही बात है कि अगर आपके साथ 4 लोग और रह रहे हैं एक फ्लैट में, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि कहीं चीनी कहीं से उठाओगे रख कहीं और दोगे, ठीक है, नमक कहीं से उठाओगे कहीं और रख दोगे, नमक के डब्बे में हल्दी रख दोगे। ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करते हो ऐसा? क्योंकि एक सिस्टम बनता है जब लोग साथ रहना चाहते हैं। तो इसी तरह जब आप एपीआईज लिखते हो तो दूसरों को पता चले कि आप एपीआईज कैसा लिख रहे हो, कैसा यूज कर रहा जाता है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर दोगे तो आप ये एक सिग्नल दे रहे हो अपने रिक्रूटर को कि देखो मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने एपीआई डॉक्यूमेंट भी कर दिया है और कितने अच्छे से कर दिया है इसको। तो स्वैगर यूज कर सकते हैं। स्वैगर काफी वेल नोन टूल है एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं और ये तो महा स्टैंड आउट फीचर है अगर आप ये कर पाओ तो। लास्ट 2 चीजें बची हैं। एक है एरर मॉनिटरिंग। अगेन ये करने की शायद अभी आपको जरूरत नहीं है, बट जरूरत तो इनमें से बहुत सारी चीजों की नहीं थी, आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको इंप्रेसिव होना था। तो एरर मॉनिटरिंग में क्या होता है कि अगर मेरे ऐप में कोई एरर आएगा तो क्या मुझे मेरा यूजर बताएगा? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जोमैटो में एरर आता है तो तुम बोलते हो कि अरे डेवलपर ये देखो तुम्हारा ऐप में एरर आ रहा है, इसको सही करो। नहीं ना, तुम तो रिपोर्ट कर देते हो और उसके बाद उसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो डेवलपर के पास पहुंच जाते हैं, जो भी स्टैक ट्रेस होता है वो डेवलपर के पास पहुंच जाता है। बड़ा मैजिकल लगता है सुनने में ये सब कुछ, लेकिन इसी तरह बड़े ऐप्स में डिबगिंग होती है। तो जो डिबगिंग होती है उसको भी आप सेटअप कर सकते हो। सेंट्री बहुत प्यारा टूल है इन चीजों को सेटअप करने की, इसके बारे में पढ़ो, सेटअप करो, स्टैंड आउट करो। और नेक्स्ट चीज जो है वो है वेब परफॉर्मेंस एनालिटिक्स या जनरली एनालिटिक्स। तो आपका ऐप चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, किस डिवाइस से आ रहे हैं, ये सब चीज जानना आपके लिए जरूरी है। तो कैसे करेंगे? बहुत सारे एनालिटिक्स टूल्स हैं, लेकिन गूगल बहुत फ्री में है। गूगल एनालिटिक्स को जीए बोलते हैं, काफी फ्री टूल है, वो आपने इंटीग्रेट कर लिया और मेजर जो एक्शंस है उनके ऊपर उसको फायर भी कर लिया। तो क्या हुआ, अब आपके पास एक डैशबोर्ड है, आपको दिख रहा है कि यूजर जब आता है तो वो क्या करता है, कौन से पेज पे जाता है, कौन से एक्शंस क्लिक करता है, कहाँ से आता है, यूजर के पर्सोनास क्या है। ये सब चीजें अगर ये 13 चीजें आप कर लेते हो, स्पेशली लास्ट की 6-7 चीजें, तो वैसा तो जो 1-2 साल एक्सपीरियंस डेवलपर होता है ना किसी कंपनी में, उसको भी नहीं आता इतना। मतलब हमारे यहाँ भी हमने फ्रेशर्स हायर किए थे, इतना सिखाने में उन्हें 2 साल लग गए और फिर भी इतना अप्रिसिएशन नहीं आया। बट अगर आप घर पर हो, आपके पास टाइम है, तो क्यों ना टाइम का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए और प्रोजेक्ट में ये चीजें भी ऐड कर दी जाए साथ साथ। देखो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे डीप अच्छे वीडियोस बहुत आ रहे हैं जो आपके जीवन की धारा को बदल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, प्यारा सा कमेंट डाल देना और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना।